औपचारिक रूल से अनौपचारिक रिश्तों से चलती है संगठन की गाड़ी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्यूके एजुकेशन में। मैं दीपाली खरे और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी पे चर्चा कर रहा है, जो कि बात कर रहा है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन की, जो कि होता है इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन होता क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम औपचारिक की बात करते हैं, जिसको हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के रूप से भी जानते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एक औपचारिक संगठन प्रत्येक कार्य के लिए कार्य विवरण, नियम और प्रतिक्रियाएं निर्धारित करता है। हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक अनौपचारिक तरह के संगठन फॉर्म होते हैं। अब औपचारिक वो होता है जो हर कार्य के लिए अपने खुद के डिटेल्स तैयार कर रहा है, ठीक है। यहाँ डिटेल्स इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। नियम होंगे, रूल्स होंगे इसमें, और प्रतिक्रियाएं, एक्सप्रेशंस होंगे कि किसी तरह की ये सौंपन श्रृंखला को फॉलो कर रहा है, कि इसमें उच्चतम स्तर के लोग हैं, मध्य हैं, निम्नतर हैं, हर कोई एक जवाबदारी रख रहा है, ऑर्डर्स जा रहे हैं, रूल्स जा रहे हैं, डिटेल में चर्चा हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरह के विवरण को ये तैयार कर रहा है या फॉलो, सौंपन श्रृंखला को जो फॉलो कर रहा है। तो ये संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों और विभिन्न गतिविधियों के प्रयासों का समन्वय है, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य हैं, ऑब्जेक्ट्स, उनको प्राप्त करने के लिए जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उनके प्रयासों का समन्वय, मतलब इनके बीच में तालमेल बनाता है। क्योंकि मैंने बताया सौंपन श्रृंखला फॉलो करता है, तो उच्च से निम्न तक सब में क्या है, समन्वय होता है, तालमेल बना के रखते हैं, ठीक है। अंतर संबंध और एकाकारी करता है, इंटरपर्सनल रहते हैं इसमें, क्योंकि राइट्स, ड्यूटीज, जिम्मेदारी सब इसमें हम सौंप देते हैं। तो इसमें क्या है, इसका ये एकाकीकरण है। थर्ड देखते हैं हम, ये कर्मचारी के बीच औपचारिक संबंधों को निर्दिष्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मल है, जैसे भी है व्यक्तियों के बीच में रिलेशंस कैसे हैं, फॉर्मल होंगे, कि किसको रिपोर्ट करना है, उनके संबंध की प्रकृति और सीमा आदि, क्योंकि ये एक सौंपन श्रृंखला फॉलो करता है। तो जिससे भी हमें बॉस से ऑर्डर रिसीव हुआ, उसी के प्रति वो व्यक्ति या वो अधीनस्थ जिम्मेदारी रखेगा। तो यह फॉर्मल्स हैं कि जिससे प्राप्त हुआ है, कौन किसका बॉस है, कौन किसके अधीनस्थ है। ये जो क्लैरिटी होती है चेन में, या ये जो चेन है वो पूरी तरीके से क्लियर रहेगी। यह पारस्परिक और अनौपचारिक संबंधों की अपेक्षा काम को प्राथमिकता देता है। यहाँ पे फालतू की गॉसिप्स या इस सब को प्राथमिकता नहीं, यहाँ काम को, काम जो है वो किसके कहाँ से आ रहा है, फ्री फ्लो ऑफ वर्क होता है यहाँ पे, ठीक है। जिम्मेदारियों और जवाबदारियों का भी प्रभाव होता है, इसलिए यहाँ काम को प्राथमिकता दी जाती है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसके कुछ लाभ हैं, तो चलिए देखते हैं। जिम्मेदारी तय करना आसान है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना आसान है। निर्देश में कोई अस्पष्टता नहीं, जो इंस्ट्रक्शंस जाते हैं वो एकदम क्लियर होते हैं, कौन किसका कार्य करेगा और किसके प्रति जवाबदारी रखेगा। आदेश की एकता बनाए रखना, जो भी एक बॉर्डर से एक एम्प्लॉय को ऑर्डर रिसीव हो रहा है, तो इसमें आदेश की एकता, जिससे प्राप्त हुआ उसी के प्रति जवाबदारी है, तो आदेश की एकता बनी रहती है। संगठनात्मक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट हैं उस पे फोकस करना, स्थिरता प्रदान करना, एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ मिलती रहती है। अब देखते हैं इसमें नुकसान, कुछ इसके लॉसेज हैं, वो है संचार की लंबी और औपचारिक श्रृंखला के कारण प्रक्रियात्मक विलंब, ठीक है। कई बार डिसीजन लेने में विलंब हो जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ठीक है। ऊपर से ऑर्डर आए, फिर नीचे एग्जीक्यूट हुए, फिर कार्य किससे करवाना, तो इसके कारण के डिसीजंस में कभी कभी देरी हो सकती है, ठीक है। रचनात्मकता को कोई मान्यता नहीं मिलती, यहाँ क्रिएटिविटी नहीं होती, किसी तरह का नयापन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, क्योंकि हर किसी को एक निश्चित संरचना का पालन करना, जो सौंपन श्रृंखला हमने बनाई उच्च से निम्न तक, तो वो उसी लाइन को या चेन को फॉलो करने में लगे रहते हैं, तो इससे क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं मिलता है। थर्ड है मानवीय रिश्तों की कोई समझ नहीं, ठीक है। इसमें जो इंटरपर्सनल जो रिलेशंस होते हैं, जैसे वो इनफॉर्मल में होते हैं, दोस्ती यारी, या जो आप रिलेशन फॉर्म किए, मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ, ये मेरा बेस्ट कली हुआ, उस तरह के रिलेशन यहाँ फॉर्म नहीं होते, कि यहाँ काम को ही प्राथमिकता हम देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखते हैं हम अनौपचारिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं
अनौपचारिक संगठन एक संरचना है जो कर्मचारी के बीच सामाजिक संबंधों के नेटवर्क के परिणाम स्वरूप बनती है। आप सोशल प्राणी हैं, तो आप क्या है, लंच टाइम पे या लंच ब्रेक पे या जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन संस्था के अंदर है, फ्री समय में आप जो भी वार्तालाप या सोशल नेटवर्क के कारण जो आपके रिलेशंस बन रहे हैं, तो हम उसको ऐसी संरचना या स्ट्रक्चर मानेंगे। ये कर्मचारियों को आधिकारिक रूप से परिभाषित भूमिकाओं से के परे बातचीत करने की अनुमति देती है। अब जैसे एक बॉस एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है, वो काम की वार्तालाप करेंगे, जिम्मेदारी जवाबदारी ये उनके बीच में होता है, कहाँ फॉर्मल में। लेकिन यहाँ पे इसके अतिरिक्त कि आप जो फ्री टाइम में किसी से मिल रहे हैं, लंच ब्रेक हो रहा है आपका, या आप जा रहे हैं तो दोस्त बना रहे हैं, वहाँ कलीग्स बना रहे हैं, तो ये इंटरपर्सनल रिलेशंस पे डिपेंड होती है कि आप वहाँ काम के अतिरिक्त जो आप रिलेशंस बना रहे हैं वो अनौपचारिक में होगा। ठीक है, इसकी उत्पत्ति और औपचारिक संगठन के भीतर होती है। ये क्या है, उत्पन्न, क्योंकि आप एक वर्क प्लेस पे जाते हैं, उत्पन्न वहीं पे होते हैं, क्योंकि औपचारिक संगठन में कर्मचारी के बीच लगातार बातचीत से औपचारिक संगठन का निर्माण होता है। अब हम गए कहीं किसी भी वर्क प्लेस पे गए, तो हम रेगुलर उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो हम उनको पर्सनल तरीके से भी जानते हैं। तो ये अपने आप एक होते एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो फ्रेंड बन जाते हैं, कलीग्स अच्छे बन जाते हैं, रिलेशंस, भाईचारा, ये सबको बढ़ावा देते हैं। तो ये अपने आप स्वतः ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने आप बिना किसी चेन को ये फॉलो नहीं करते, स्वयं ही जो स्वतः ही बन रहे हैं उसको ये उसके अंतर्गत आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसके कुछ लाभ देख लेते हैं। अनौपचारिक संचार के कारण त्वरित संचार और तीव्र प्रतिक्रिया। ठीक है, अब ये क्योंकि अनौपचारिक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, तो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। त्वरित संचार मतलब कोई भी कुछ भी बता रहा होता है, और उसमें एक्सप्रेशन जो है वो भी जल्दी मिलते हैं। मित्रता और आत्मीयता की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना। आप जाते हैं वर्क प्लेस पे, तो आप फ्रेंड्स बनाते हैं, ठीक है, कुछ इंटर ह्यूमन रिलेशंस होते हैं कि आप किसी के काम आ रहे हैं किसी की जरूरत में, तो ये संस्था के ऑब्जेक्ट नहीं है, आप स्वयं के नेटवर्क द्वारा बना रहे हैं। तो ये क्या है, आत्मीयता की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। औपचारिक संगठन की अपर्याप्तताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, जो भी औपचारिक संगठन है उसकी जो भी कमियां हैं उनको ये फॉर्मल की जो कमियां हैं वो इनफॉर्मल पूरा करता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसके कुछ नुकसान है। ठीक है, औपचारिक व्यवस्थाओं में व्यवधान उत्पन्न होता है। ठीक है, अब क्या है, कई बार लड़ाई झगड़े ज्यादा फ्रेंडली हो गए या वो हो गए, तो कई बार मतभेद हो जाते हैं, तो इससे जो हमारा फॉर्मल जो स्ट्रक्चर है या व्यवस्था है वो इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि काम पे भी ये इफेक्ट करता है। ठीक है, परिवर्तन का विरोध। अब किसी भी तरह का चेंजेस ये नहीं अपनाता, क्योंकि ये स्वतः ही बनता है, तो किसी भी चेंज के लिए या फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ओपन नहीं होते। ठीक है, समूह हित संगठनात्मक हित से ऊपर होता है। ठीक है, जो लोग ग्रुप्स में गॉसिप्स कर रहे हैं, ग्रेप्स वाइन, अंगूरी गुच्छा जिसको बोलते हैं, वो इसी में बनता है। तो गॉसिप्स में बहुत फ्री फ्लो तरीके से फैलती हैं। तो ये मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के क्या है लाभ कमाना उनका उद्देश्य होता है, उसको ना देखे ये अपना पर्सनल देखते हैं, पर्सनल हितों को ज्यादा महत्व देते हैं। किसी अनौपचारिक समूह में लोगों की राय में मतभेद के कारण संघर्ष और झगड़े हो सकते हैं। ठीक है, वही चीज है कि रोज आप मिल रहे हैं किसी से, अच्छे फ्रेंडशिप बना रहे हैं, अच्छे भाईचारा या जो भी आत्मीयता स्थापित करें, तो उससे क्या है, कई बार गलतफहमियों में हो जाती है, इससे झगड़े वगैरह भी हो जाते हैं। ये इनफॉर्मल की हो गए नुकसान। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब दोनों में अंतर देख लेते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच में क्या डिफरेंस होगा। तो इसमें ये है औपचारिक संगठन, ये है अनौपचारिक, इनफॉर्मल। ठीक है, आधार क्या है, सबसे पहले हम अर्थ समझते हैं इसमें। तो एक औपचारिक संगठन में किए जाने वाले प्रत्येक के कार्य के लिए कार्य विवरण, नियम और प्रतिक्रियाएं निर्धारित करता है। जैसे कि हमने जाना ये सोपान श्रृंखला को फॉलो करते, तो यहाँ डिटेल्स होंगे, रूल्स होंगे, एक्सप्रेशंस होंगे, ये सारी चीजें ये निर्धारित कर रहा है कहाँ, औपचारिक संगठन में। जबकि अनौपचारिक संगठन एक संरचना है जो कर्मचारियों के बीच सामाजिक संबंधों के नेटवर्क का परिणाम, इंटरपर्सनल रिलेशन है, अपने आप ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि आप एक कार्यस्थल पे कार्य कर रहे हैं, लोगों को जान रहे हैं, तो फ्रेंडशिप्स बढ़ रही हैं आपकी, या आप एक पर्सनल तरीके से हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जान रहा है कि उसका कार्यस्थल कहाँ है, कहाँ से वो आ रहा है, या उसका घर कहाँ है, क्या फैमिली में लोग कितने, तो ये स्वतः ही अपने आप डेवलप हो जाते हैं। सेकेंड है रिश्ते। तो औपचारिक, यहाँ फॉर्मल है, तो फॉर्मल में फॉर्मल मतलब बॉस एम्प्लॉय का रिलेशन होगा, काम के को लेकर इनकी वार्तालाप होगी। यहाँ अनौपचारिक, यहाँ इनफॉर्मल तरीके से कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी। तो नहीं, कठोर यहाँ स्ट्रिक्टनेस है, क्योंकि ये एक चेन को फॉलो करते हैं, अपर से लोअर तक जाती है, तो इसमें स्ट्रिक्टनेस बनी रहती है। जबकि यहाँ
स्वभाव से लचीला, ये यहाँ फ्री फ्लो, मतलब कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन बहुत फ्री फ्लो, जैसे बोलते हैं जंगल में आग, तो उस तरीके से पास होती है कि कहीं से कोई गॉसिप मिली वो पूरे में फैल गई, उसकी आधार सत्यता कुछ भी नहीं होता। ठीक है। अधिकार औपचारिक संरचना के माध्यम से उत्पन्न, क्योंकि हम एक सोपान श्रृंखला फॉलो कर रहे हैं, तो अधिकार जो है ऊपर से अधिकार मिले हुए हैं कि राइट्स किसको कौन सा काम दिया है तो उसी का उत्तरदायित्व होगा, तो यहाँ पे दिए गए होते हैं। यहाँ पारस्परिक संबंधों के माध्यम से उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये क्या है, पर्सनल नेटवर्क के चलते यहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं कि एक ने सुना दूसरे को बताया, तो अधिकार किसी को नहीं है। यहाँ पे ये बॉस एम्प्लॉय नहीं देखते हैं, ये फ्रेंडशिप या सर्कल्स में ग्रो हो जाते हैं। संचार, कम्युनिकेशन स्केलर श्रृंखला के रूप में यह एक औपचारिक मार्ग है जिसका अनुसरण किया जाता है। हम क्या है, बार बार एक मैंने बताया कि स्वप्निक श्रृंखला या स्केलर श्रृंखला को फॉलो कर रहे हैं, जहां अपर मिडिल और लोअर मैनेजमेंट के लोग हैं तो उस चेन को ये फॉलो करते हैं, जबकि यहाँ कोई औपचारिक मार्ग नहीं अपनाया जाता है, किसी भी दिशा में बह सकता है। मतलब यहाँ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, अंगूरी गुच्छा, एक ने सुना चार को बता दिया, कुछ बात चार ने सुनी एक को बता दी, या कई होते हैं जो अपने करीबी हैं, क्लोज फ्रेंड, उनको बता रहे हैं, वो किसी और को बता रहे हैं। तो यहाँ इंफॉर्मेशन क्या है, बहुत गॉसिप्स की तरह फैलती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है हमारा प्रतिनिधि मंडल, तो ये देख लेते हैं, इसको हम डेपुटेशन के रूप में देखते हैं। तो वो क्या है, प्रत्योजना से तात्पर्य किसी वरिष्ठ से अधीनस्थ को अधिकार का नीचे की ओर हस्तांतरण करना है, ताकि अधीनस्थ अपने दायित्वों का निर्वहन प्रभावी और कुशलता पूर्वक कर सके। ठीक है। अब यहाँ क्या है कि प्रत्योजन हमने दिया तो उससे क्या है, वरिष्ठ, सुपीरियर। ठीक है, यहाँ क्या है, सुपीरियर से अधीनस्थ, इंफीरियर। ठीक है, जो उसके अधीनस्थ है, मतलब बॉस से एम्प्लॉय का अधिकार का नीचे, क्योंकि अधिकार ऊपर से आते हैं और जो ड्यूटीज हैं या उत्तरदायित्व है वो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं एक सोपान श्रृंखला में। तो अधिकार का नीचे की ओर हस्तांतरण के अधिकार दिए गए हैं, तो वो हम पास कर रहे हैं ताकि अधीनस्थ अपने दायित्वों को, मतलब उनको जो ड्यूटीज है, दायित्व मतलब जो ड्यूटीज हैं वो पूरी कर सके, निर्वाहन अच्छे कैपेसिटी, प्रभावी, इफेक्टिव और कैपेसिटी पूर्ण कर सके। तो ये हम क्या कर रहे हैं, वो एक अधिकार दे रहे हैं जिसमें वो अपने ड्यूटीज को पूरा कर सके। तो हमें वही सुपीरियर से इंफीरियर के बीच में राइट्स और ड्यूटीज का क्या है, निर्धारण है। ठीक है। प्रतिनिधि मंडल के तत्व क्या, इसके फैक्टर्स हैं वो देख लेते हैं। प्रत्योजन का अर्थ है अधीनस्थों को जिम्मेदारी और अधिकार सौंपना तथा कार्य के लिए जवाबदारी बनाना। ठीक है। अब क्या है, अधीनस्थों का जो ऊपर उच्च में बैठे उनको क्या है, जिम्मेदारी और अधिकार, क्योंकि जिम्मेदारी हमने जैसे कि काम तुम करोगे, उनके अंदर जो इंफीरियर है या अधीनस्थ है उसको जिम्मेदारी कर दे दी कि तुम ये सेल्स का टारगेट लेके आओगे। तो अब जब वो कार्य हुआ कि नहीं, तो जवाबदारी भी उसी की बनेगी कि वो कार्य करने के लिए हमने एक जिम्मेदारी और जवाबदारी हम यहाँ बना रहे हैं। अधिकार, ये किसी व्यक्ति के अपने, अधिकार मतलब राइट्स, अधीनस्थ को आदेश देने और अपने पद के दायरे में कार्य करने के अधिकार को संपादित करता है। ठीक है। तो ये कोई भी व्यक्ति जो अधीनस्थ को आदेश दे रहा है तो वो उसके पद की, मतलब वो उच्च उस पद में होगा, वो उसका बॉस होगा या सीईओ होगा, जिसके कारण वो आदेश दे पाया, तो वो अधिकार उनको प्राप्त है। अधिकार नीचे की ओर यानी ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होता है। ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। राइट्स जो हैं ऊपर से आ रहे हैं, उच्च लेवल से, क्योंकि उच्च में जो व्यक्ति बैठा है अपर लेवल में, वो ही जो है दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है नीचे वालों को। और क्योंकि वरिष्ठ का अपने अधीनस्थ का पर अधिकार होता है। ठीक है। क्योंकि अपर लेवल वाला अपने जो अधीनस्थ है, नीचे बैठे लोग हैं, उन पर अधिकार समझता है, तो उसने अधिकार दिए गए हैं। साथ ही प्रबंधन पदानुक्रम में ऊपर जाने पर अधिकार का स्तर बढ़ाता है। ठीक है। और जैसे ये ग्रो होता जाता है, जैसे मिडिल है, मिडिल वाला ऑर्डर किसको देगा, लोअर वालों को। मिडिल को कौन देगा, ऊपर जो बैठा है, अपर लेवल में बैठा है। तो ये ऊपर से, अगर राइट्स हमेशा नीचे की ओर जाते हैं जबकि उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर की ओर आते हैं। तो ये एक सिस्टम फॉलो होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। जिम्मेदारी को हम ड्यूटी या उत्तरदायित्व बोलेंगे। जिम्मेदारी अधीनस्थ का वह दायित्व है जो अपने वरिष्ठ द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों को उचित ढंग से पालन करता है। ठीक है। जिम्मेदारी हमने दी है कि अगर हमें राइट्स ऊपर से आए, ऑर्डर रिसीव हुए हैं, तो जिससे हुए उसके प्रति हम जवाबदारी भी रख रहे हैं, जिम्मेदारी भी रख रहे हैं कि जो कार्य दिया गया था, हमने वो ड्यूटी हमारी थी कि वो कार्य हम समय पे पूरा करें। ये हमेशा ऊपर की ओर प्रभावित होती है। ड्यूटीज कैसे जाती है, यहाँ जिम्मेदारी ऊपर की ओर प्रभावित होती है क्योंकि अधीनस्थ अपने वरिष्ठ के प्रति जिम्मेदार है। ठीक है। यहाँ अधीनस्थ बैठा है,
नस्त, अधीनस्थ। यहाँ पे नीचे की ओर होता है, तो जो जिम्मेदारी है ऊपर की ओर आएगी, बॉस यहाँ पे बैठा होता है, ठीक है। तो जब ऊपर से ऑर्डर मिले हैं तो जिम्मेदारी क्या है, नीचे की ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। अब जवाबदारी, जवाबदारी का मतलब है सौंपे गए काम के परिणाम के लिए जवाबदार होना, कि जो भी उसका रिजल्ट निकला है, कि लॉस हुआ है तो उसके लिए भी आप जिम्मेदार है, प्रॉफिट हुआ है तो उसके लिए भी जिसको कार्य सौंपा गया था वो जिम्मेदार है। ये नीचे से ऊपर और यानी ऊपर की दिशा में प्रभाव, तो ये भी कहाँ जाती है, जवाबदारी भी नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। जवाबदारी, क्योंकि जो कार्य आपको सौंपा गया था वो करना तो आपकी ड्यूटी थी, लेकिन उसमें जो उसका रिजल्ट निकला उसके लिए भी आप जिम्मेदार होंगे, कि आपने कार्य अगर अच्छे से किया है तो तारीफ मिलेगी, और अगर कुछ नुकसान हुआ तो उसका कुछ कंपनसेशन या डांट के रूप में आपको बोला जा सकता है, क्योंकि एक अधीनस्थ अपने काम और प्रदर्शन के लिए अपने के प्रति जवाबदाह होता है, ठीक है। जो भी वो परफॉर्मेंस दे रहा है उसमें जो भी रिजल्ट निकलेगा वो उसके लिए जिम्मेदार होगा, भले वो अच्छा हो सकता है बुरा हो सकता है, जवाबदारी जिसने वो कार्य किया है अधीनस्थ की ही बनती है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अधिकार, जिम्मेदारी और जवाबदारी के बीच में अंतर, इसमें हम ग्राउंड्स देख लेते हैं। ये हमारे राइट्स हैं, ये जिम्मेदारी है, ये ड्यूटीज हैं, और ये जवाबदारी है, ठीक है, किसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा अवधारणा, तो ये आदेश देने का अधिकार है, कि आदेश कहाँ जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, कि आदेश मिला हमें वरिष्ठ से मिलता है तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। सौंपे गए कार्य को करना एक दायित्व है, अब ये हमारी ड्यूटी है कि जो कार्य हमको अपने बॉस से मिला है वो हमको करना है, हमारी ड्यूटी है। ये प्रदर्शन के लिए जवाब, जो ये आपके परफॉर्मेंस, जवाबदारी मतलब उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बोलेंगे हम, ठीक है। तो ये जो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा बुरा जो भी है उसके प्रति हम जिम्मेदार होंगे, क्योंकि कार्य हमने अपना किया है ड्यूटी के रूप में। सेकंड है प्रतिनिधि मंडल, इसमें प्रत्योजित किया जा सकता है, इसे हम प्रतियोजना के जो स्केलर चेन बनाते हैं हम, या सौपन श्रृंखला बना रहे उसके ज्यादा प्रत्योजित करते हैं, इसे प्रत्योजित नहीं किया जा सकता, इसको हम नहीं बता सकते, ठीक है। ये जिम्मेदारी से उत्पन्न होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से उत्पन्न हो रहा है। थर्ड है मूल, वैल्यू, ठीक है। इसकी उत्पत्ति औपचारिक स्थितियों में होती है, ये फॉर्मल में बनता है, क्योंकि ये सौपन श्रृंखला के अंतर्गत हमें एक अधिकार मिला, ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है, तो ये औपचारिक संगठन में होता है। यह प्रत्योजित अधिकार से उत्पन्न होता है, ये एक अधिकार हम मान लेते हैं कि हमको अगर अधिकार मिला तो हमारी ड्यूटी भी बन रही है, तो ये प्रत्योजित अधिकार जो हमें मिला उससे मिलता है। ये जिम्मेदारी से उत्पन्न होता है, अब जो कार्य की जिम्मेदारी मिली उसके प्रति हम उत्तरदायित्व है, हाँ या ना में वो कार्य हुआ कि नहीं उसके प्रति हम उत्तरदायित्व होते हैं। प्रवाह, जिसको हम बोलते हैं फ्लो, ठीक है। नीचे की ओर प्रवाह श्रेष्ठ से अधीनस्थ की ओर, ठीक है। नीचे राइट्स कहाँ से आते हैं, ऊपर से आते हैं ऑर्डर्स, नीचे की ओर श्रेष्ठ से मतलब बॉस से अधीनस्थ एम्प्लॉय की ओर जाता है, ठीक है। ये बॉस से एम्प्लॉय की ओर जाता है। ऊपर की ओर प्रवाह अधीनस्थ से वरिष्ठ की ओर, ये जो जिम्मेदारी बनती है वो अपने बॉस के प्रति बनती है, तो इसलिए ये नीचे से ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर प्रवाह अधीनस्थ से वरिष्ठ की ओर। यहाँ पे भी जवाबदारी जिसने काम किया, जिसकी ड्यूटी थी उसी की बन रही है, तो ये भी नीचे से ऊपर की ओर जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम यहाँ देखते हैं प्रतिनिधि मंडल का महत्व, इसके क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका क्या महत्व है, इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। प्रभावी प्रबंधन, इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है, तो अधीनस्थों के साथ जिम्मेदारियों को साझा करने से प्रबंधकों को महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है, ठीक है। अब क्योंकि आप जिम्मेदारी दे रहे हो, राइट्स दे रहे हो, ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हो, उसकी जवाबदारी भी बनेगी, उसकी ड्यूटी भी बनेगी, तो मैनेजर्स जो हैं ऐसे टाइम पे अपना काम जो है दूसरे कार्यों में भी फोकस कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जो संस्था के लिए भी और महत्वपूर्ण है। सेकेंड है कर्मचारी विकास, तो कर्मचारियों को जटिल कार्यों को संभालने के लिए अपने कौशल विकसित करने और अपने करियर की संभावनाओं को बेहतर बनाने का प्रदान मिलता है। तो जो भी एम्प्लॉयज है जिनको कार्य मिला है वो कार्य तो कर ही रहे हैं, साथ में वो अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, वो कार्य करके दक्षता प्राप्त कर रहे हैं, जिससे वो अपने करियर की मतलब वो प्रमोशन, फर्दर प्रमोशन की जो या बेटर परफॉर्मेंस या उच्च पदों के लिए भी अपने को तैयार कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, ठीक है। कर्मचारियों की प्रेरणा, मोटिवेट करता है, वरिष्ठों से जिम्मेदारियां और अधिकार प्राप्त करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। क्या है, कॉन्फिडेंस जो एम्प्लॉय है उसका, क्योंकि उसने हमको इस लायक समझा कि हमें ये राइट्स दिए जिसमें हमारी जवाबदारी कुछ बन रही है, इस कार्य के लायक समझा, तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप करता है और अच्छा प्रदर्शन, अच्छा परफॉर्म करने की इसमें मोटिवेशन मिलता रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। विकास को सुगम बनाना, डेवलपमेंट की ओर ले जाता है,
वरिष्ठों से जिम्मेदारी प्राप्त करने से अधीनस्थों को कई परियोजना या उपक्रमों के लिए प्रशिक्षित और तैयार किया जाता है। जब हमें एक जिम्मेदारी मिलती है तो वो कार्य हम कर सके उसके लिए हमें कई तरह के प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है, जिससे हम फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए तैयार रहते हैं। फिर है प्रबंधन पदानुक्रम का आधार। तो अधिकार और जिम्मेदारी की डिग्री और प्रवाह प्रबंधन पदानुक्रम का आधार प्रदान करते हैं। जो हमने एक सौंपन श्रृंखला बनाई है तो अधिकार नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, जिम्मेदारी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और जो राइट्स मिलते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये उस श्रृंखला को फॉलो करती है जिससे फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो ये उस श्रृंखला की बात करें कि उसको ये फॉलो करते हैं। बेहतर समन्वय, बेटर कोऑर्डिनेशन, प्रत्येक पद के पूर्ण निर्धारित अधिकार, जिम्मेदारी और जवाबदारी स्पष्टता लाती है और दोहराव से बचाती है, जिससे समन्वय बढ़ता है। अब क्या है कि हमने हर व्यक्ति को उसके राइट्स दे दी कि तुम ही ये कार्य करोगे, तुम्हारी जवाबदारी जिम्मेदारी बन रही है। तो इसमें स्पष्टता आ गई कार्यों में, जिसमें समन्वय तालमेल, उसको कोई भी डाउट है तो वो उसी बॉस से पूछेगा, तालमेल बेहतर होगा। और जिसमें काम में जो सेम काम को करने में रिपीटेशन होता है, समय और धन दोनों की बर्बादी से बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण महत्व थे। सही प्रतिनिधि मंडल से काम भी आसान होता है और टीम भी मजबूत बनती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।